राम राम भाई। फिलहाल इस टाइम आप जो है सह गांव के अंदर मौजूद, हाँ भिवानी ज़िले के सह गांव के अंदर। तो अपने साथ में कुछ जो हमारे राज पुरोहित होते हैं हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, जो कि तमाम जो है राजपूतों की पूरे राजस्थान की हिस्ट्री के अच्छे जानकार होते हैं। पूरा लेखा जोखा इनके पास में होता है। तो उनसे ख़ास बातचीत करते हैं आज हिस्ट्री को लेकर के, और उस हिस्ट्री को लेकर के जो कि तंवरों की हिस्ट्री है। तंवर जाटू तंवरों की जो है शाखा होती है, उनकी पूरी हिस्ट्री की जानकारियाँ आज आप लोगों के साथ में साझा करने वाले हैं। तो नमस्कार जी। नमस्कार जी। पहले तो हमारे जो है दर्शकों को अपना परिचय दे दो। मेरा नाम है जितेंद्र सिंह, मेरे पिताजी का नाम है मदन सिंह। गांव हमारा आसलपुर, जयपुर के पास में। जितेंद्र सिंह, आप कितने सालों से आप और आपका परिवार ये राजाओं का राजपूतों का लेखा जोखा अपने साथ में रखते हैं? देखिए, मेरे को करते हुए तो 10 साल हो गए, लेकिन मेरे पिताजी, उनके पिताजी, हमारी पीढ़ियाँ कई दर पीढ़ियों से हमारे ये काम करते आए हैं। और ये हमारा समझ लो, आनुवांशिक समझ लो, चाहे वंशानुगत समझ लो, ये हमारा काम हमारी पीढ़ियों से करते आए हैं। तो जितेंद्र जी, आपके पास में कहाँ से जो है आपके जो बुजुर्ग है आपके पूर्वज थे, उन्होंने कहाँ से इस हिस्ट्री को जो है ना लिखना शुरू किया था? किस राजा के शासन काल से शुरू हुआ? देखो, राजा के शासन काल से नहीं, जहाँ से संसार सागर चला था, ब्रह्मा जी से लेके, वहाँ से लेके अब तक के तंवर वंश की पीढ़ियों का रिकॉर्ड मिलता हमारे पास। जहाँ जहाँ पे तंवर वंश ने राज सिंहासन किया, जैसे कि सबसे पहले इनका निकास था हस्तिनापुर से, फिर इनका निकास हुआ इंद्रप्रस्थ से, फिर इन्होंने कुरुक्षेत्र बसाया, जिनके नाम पे राजा कुरु है, जिसने कुरुक्षेत्र बसाया। उसके बाद में इनका बाद में निकास मिलता है राजा तुंगपाल जी हुए, जो इनके अपन कहते हैं ना, जैसे कि तंवर वंश, ये तंवर शब्द ये राजा तुंगपाल जी के नाम से मिला हुआ है। फिर उसके बाद में राजा दिलीप हुए, जिसने अपने नाम पर दिल्ली बसाई। और अगर आज अपन देखें तो तंवर वंश का सबसे महत्वपूर्ण इतिहास मिलता है अनंगपाल तोमर से, जो द्वितीय हुआ करते थे। ये विक्रमी संवत 1100 के समथिंग की बातें हैं। तब दिल्ली के अंदर अनंगपाल तोमर का शासन था। फिर दिल्ली तंवरों से छूट ही गई। दिल्ली कब छूटी तंवरों से? दिल्ली 1100 के आसपास, जब ये जिनका भांजा हुआ करता था अजमेर का, क्योंकि अनंगपाल की 2 लड़कियां थी। एक ही थी जो सोमेश्वर जी चौहान को गढ़ अजमेर शादी की थी उसकी, तो उनके लड़का पृथ्वीराज चौहान था। फिर तब दिल्ली तंवरों से छूट ही गई थी, क्योंकि नाना ने इनको क्या गंगा के घाट पे ये संकल्प कर दिया था यहाँ का राजपाट चौहानों को। फिर उसके बाद में मोहम्मद गोरी से युद्ध हुआ, तो देखो दिल्ली छूटने के बाद में तंवरों का निकास वहीं पे खत्म हो गया। फिर तंवर तो अपनी सेना लेके पाटन की तरफ निकल ली, वहाँ पे चौहान आ गए। फिर वहाँ पे चौहान आ गए। चौहानों के बाद में मुस्लिम शासक, तो आपको ध्यान है, जैसे 1200 के बाद मुसलमान आए, तो 1700-1800 तक मुसलमान ही रहे। बिल्कुल। लेकिन दिल्ली के अंदर आखिरी हिंदू राजा जो है वो पृथ्वीराज चौहान ही थे। पृथ्वीराज चौहान ही थे, क्योंकि ये पृथ्वीराज चौहान तो चौहान वंश के थे। ये तो अपना भांजा दोहिता भी लगता था। इस वजह से ये क्या, अनंगपाल जो था बुजुर्ग अवस्था में, इनको अपना जो दिल्ली का राजपाट था वो इनको संकल्प करके चल दिए थे। वो गद्दी सौंप दी गद्दी सौंपती थी। भाई ये नहीं है कि भाई लड़ाई लड़के लिया था, कुछ नहीं था। वो तो इस हिसाब से दिया था इनको कि भाई ये राजपाट की, भाई है ना कि मैं बुजुर्ग अवस्था में हूँ, राजपाट आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत उत्तराधिकारी बना दिया था। फिर ये अपनी सेना लेके पाटन की तरफ चल दिए। फिर इन्होंने पाटन में राज किया। पाटन के कुछ समय बाद में अनंगपाल की मृत्यु हो गई। इनके 3 लड़के थे, बड़े बड़े अमजी, वो तो अपनी सेना लेके चले गए ऊंडू, जिला बाड़मेर की तरफ। तो अमजी के वंशज आज भी उधर गांव कौन कौन से आते हैं, रामदेवरा, बिरमदेवरा, माड़वा, सेखाड़ा, साई, शेरगढ़, चोमू, नावतड़ा, मद्दा, गेडा, हुडा, बालाना, ताड़ाना, अर्जना, ये जितने भी मारवाड़ क्षेत्र, जैसलमेर, बाड़मेर के आसपास में जितने भी गाँव है, ये अमजी की औलाद के गाँव है। तो अमजी के 7 पीढ़ी के बाद में तो रामदेव जी महाराज, जो पश्चिम की धरती पर रामदेवरा ही गांव है, और तंवर वंश के कुलदेवता वही है। वहाँ पे उनका मंदिर है, और आज वहाँ पे तंवर जाति के लोग ही वहाँ पे सब कुछ काम वही देखा रेखा करते हैं उस मंदिर में। उनसे छोटे थे राजा सालवण जी के 2 लड़के हुए, पापट और जयरथ। तो पापट जी तो रह गए पाटन, जो नीमका थाना 32 गांव है सिक्कर के आसपास में, गाटा माटा, चिपलाटा, नीमका थाना, ये जितने भी 32 गांव है, ये 32 ही की तंवर कहलाते हैं, ये पापट जी की औलाद में। उनसे छोटे थे बाबा जयरथ आ गए अपनी सेना लेके तोंदा पपड़ना, जिला महेंद्रगढ़। अब इनके लड़का हुआ राव जटूला जी के जन्म से ही ये तंवरों की जितनी भी 1440 गांव है, इनको जटूला तंवर, क्योंकि उनके सिर पर बड़ी बड़ी जटा होने की वजह से ही उनको क्या जटूला तंवरों की नक मिली हुई है। इस यानी कि वहाँ से उनको जाटू तंवर बोलने लगे। जाटू तंवर कहने लगे। थे पहले तंवरी,
तंवर भी 22 प्रकार के तंवर होते हैं, कोई एक तंवर की खाप नहीं है, 22 प्रकार के तंवर है। 5 नग थी, 17 नग तो अनंगपाल जी से फटी, 5 नग फटी। जटुला जी का जन्म हुआ था वहाँ से। कौन कौन सी? जाटू, जरावता, रागो, सतरावड़ा, कड़िया, ये जितने 5 नग के तंवर है ये यहाँ से फटे थे, जाटू तंवर जाटू से। के। और तीसरी औलाद की संतान में आपको ध्यान है तोरणपाल जी, जो गढ़ ऐसा गढ़ ग्वालियर ठिकाने का राज किया करते थे। तो तोरणपाल जी की संतान में ये गाँव आते हैं, ये 60-84। और राजस्थान में 5 ही गांव पड़ते हैं, लखासर, झंझू, केलाऊ, बुआदर, खेतासर। ये झंझू गांव क्यों फेमस है ये आपको बताता हूँ। क्यों? क्योंकि जाटू तंवर की जो कुलदेवी थी माता चिलाई, ये इनका सबसे पहले पुराना मंदिर था मान बलवाड़ी में। फिर इसके बाद में इनका जीर्णोद्धार करवा के मंदिर बनवाया। कहाँ पर? झंझू गांव पड़ता है, बीकानेर जिला लगता है, श्री डूंगरगढ़ लगती है तहसील। उस झंझे गांव में जाटू की कुलदेवी का स्थान है। बिल्कुल। तो हरियाणा के ये 1400 गांव जो आपके पास में है, ये हरियाणा से है या मतलब राजस्थान के गांव भी इनसे? देखो राजस्थान में तो बहुत कम, राजस्थान में तो है ही नहीं। ये 1400 गांव पड़ते हैं, ये हरियाणा में ही पड़ते हैं, सभी हरियाणा? सभी हरियाणा में 1400। ये 1440 है, 40 ये महेंद्रगढ़ वाले जिन्होंने 40 के तंवर कहते हैं, लेकिन 1400 तो हरियाणा में ही है। ये जाटू तंवर के गांव है, कोई यहाँ से निकल गया तो बात अलग है, लेकिन वो है हरियाणा की भाई। अब जैसे कि हरियाणा में भी अगर अपन 1400 गाँवों का सबसे पुराना रिकॉर्ड देखें तो सबसे पुराना गाँव है बुआनी खेड़ा। बुआनी बसा था 1303 में। फिर उसके बाद में तो ये जितने भी निकले। बुआनी पहले बसा था या भिवानी? नहीं, पहले बुआनी बसी थी साहब, बुआनी में से ही भिवानी निकली है। बुआनी खेड़ा से ही भिवानी निकली, पहले बुआनी थी, फिर उसके बाद में भिवानी बसी। ठीक है। तो जिस प्रकार आप ये जो लेखा जोखा रखते हो, तो क्या कुछ जो है आप इनके अंदर हम बात करें तो कितने गांव आप लोगों ने अपने हिस्से में लेकर के और किस प्रकार जो है इसको मेंटेन रखते हो? ये तो देखो आपके जैसे बंटवारा होता है उस हिसाब से हमारे भी बंटवारा होता है। हम अपने बंटवारे के अंदर गांव बांट लेते हैं, गाँव के अंदर जो घर होते हैं उस हिसाब से काउंटिंग करके घर हो जाता है। फिर जो जिसके हिस्से में होता है वो उनकी भाइयों का वही मेंटेन करता है रिकॉर्ड, उसमें किसी दूसरे का हस्तक्षेप नहीं होता है। अभी जैसे कि हमारे पिताजी के हिस्से में 350 गांव आते हैं, तो हम 350 गाँवों का लेखा जोखा रखते हैं, उनका रिकॉर्ड मेंटेन हम ही करते हैं। हम गाँव में जाते हैं, गाँव में सबसे पहले हम घर के ठाकर, गांव का जो ठाकर होता है सबसे बड़ा घर, हम उन मुखिया उन्हीं के घर पे रुका करते हैं। सबसे पहले मुखिया के घर? मुखिया जी के, जो सबसे बुजुर्ग होगा। हाँ नहीं, बुजुर्ग नहीं, जैसे कि आप यूँ समझो प्रभाती सिंह है। हाँ। प्रभाती सिंह के सबसे बड़े राजवीर सिंह। हाँ। अब राजवीर सिंह है तो पहले उनके रुका करते थे। अब राजवीर सिंह चले गए तो राजवीर सिंह का जैसे लड़का सबसे बड़ा सुनील सिंह, ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी उन्हीं के रुका करते हैं। और वो एक जागे की इच्छा होती है भाई, अपना कोई हितैषी होता है मिलने वाला तो वो उनके भी रुक सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हक उन्हीं के होता है। बिल्कुल। और इसके अंदर जिस प्रकार मतलब भाई हमने जो है देखने में मिला है, हमारा भी जो जगह आता है, जिस प्रकार अदर कास्ट से अगर कोई मैरिज कर लेता है तो उसका रिकॉर्ड जो है इस बही के अंदर नहीं। अगर देखो वो एक बात है ना, जैसे कि भाई असल खानदानी होगा, राजस्थान में कई शब्द ऐसे जुड़ते हैं भाई, वो फिर पासवान दरोगों की या गोलों की औलाद के अंदर गिने जाते हैं वो सब। अगर ऐसा कोई अदर जाति में शादी ब्याह करता है तो उनका रिकॉर्ड मेंटेन जागा कभी नहीं करेगा। चाहे आप कोई से भी गांव के अंदर उठा के देख लो कि भाई इस गांव में जैसे कि किसी ने अदर जाति में शादी कर ली तो उनका रिकॉर्ड नहीं लिखेगा वो। फिर वो देखो, फिर जागा कई जगह हो भी जाती है कि भाईबंद सभी नाराज़ हो जाते हैं, नहीं भाई जागा जी मेरे भाई का भी नाम लिखो, तो वो एक भाईबंदों की रजामंदी होती है। लेकिन जागा अपनी इच्छा से कभी भी साथ ये अदर जाति की जो लेडीज़ होती है उनका कभी रिकॉर्ड नहीं मेंटेन करेगा। फिर उनका जितना भी खाता है वो वहीं पर रुक जाता है, उसके बाद में ना कोई आता ना। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये एक भ्रम पैदा करने वाला। मैंने बताया ना कि अनंगपाल के 3 लड़के थे, 2 लड़कियां थी। अनंगपाल के 3 लड़के मैंने आपको बता ही दिए। 2 लड़कियां थी, बड़ी थी तो थी सरोज कंवर, वो छोटी थी राज कंवर। सूरज कंवर कह दो चाहे सरोज कंवर कह दो। वो ब्याही थी किसी को, विजयपाल जी राठौड़ थे, गैडवाड़ जाति के राठौड़ थे, उनको ब्याही थी, उनका था जयचंद राठौड़। वो छोटी लड़की मैंने आपको बताया राजगंवर, वो ब्याही थी सोमेश्वर जी चौहान को गढ़ अजमेर, जिसका होता अपना भांजा पृथ्वीराज। ये दोनों मोशियारी ब्याही थी, जो कन्नौज का राजा था जयचंद और पृथ्वीराज, ये दोनों आपस में मोशियारी भाई थे। परमारों का इसमें कुछ है ही नहीं। हाँ, मैं ये मान सकता हूँ ये परमार कहते हैं, लेकिन परमारों की जैसे कि इनके कोई और पीढ़ी में नाम हुआ होगा, शादी ब्याह की होगी, उस हिसाब से इनका रिकॉर्ड है, लेकिन इन 2 लड़कियों का तो इतिहास मिलता है नहीं। बिल्कुल, आप चाहे कहीं पे भी उठा के देख लो, अगर अपन कहीं पे भी सर्च मारते हैं कहीं पे भी देख। हाँ भाई, कहने का मतलब है राजा अनंगपाल जी की जैसे शादी हुई थी उज्जैन में, तो उनको उस हिसाब से ये इधर का
जो 10 है 12 गांव है चाहे 40 गांव, कैसे भी उनको वो उज्जैन के किस राजा के लड़की की शादी हुई थी, उनकी शादी? देखो वैसे देखा जाए तो हमारी भाइयों में हम देखते हैं तो शादी उदयादीप जी की थी, सरे कंवर उज्जैन की। तो उनकी वो जो लड़की थी उनकी शादी जरूर की थी इन पंवारों के अंदर। लेकिन अब ये पृथ्वीराज चौहान को ये जो जयचंद राठौड़ था उनको अपना कहते हैं भाई ये पंवार थे, कि हमारे तो भाइयों में कहीं नहीं लिखा हुआ भाई पंवार है। और आप चाहिए कि इतिहास के कई किसी भी पन्ने में किसी भी किताब में उठा के देख लो पर नहीं मिलता। ये बात देखो, मान लो ये जो 12 गांव जो ये तो इस हिसाब से बताते हैं कि साहब हम वहाँ से यहाँ पे लड़की की शादी की थी, हम उसको लेने आए यहाँ पे, जब यहाँ पे कुछ भी नहीं चलता था भाई, कहने का मतलब खाना पीना अपने तंवर जाति के जो राजपूत राजा महाराजा हुआ करते थे तो वो मांस मदिरा का सेवन किया करते थे। जब वो खा रहे थे वो लेने आए तो उनको बोला कि भाई खा लो, तो उन्होंने मना कर दिया कि भाई हम नहीं खाते, हमारा तो चलता ही नहीं है। उनको खिला दिया। अब वो खिलाने के बाद जब वापस अपने वहाँ पे जब देश लौटे तो वहाँ पे जाने के बाद उन्होंने बोला साहब तंवरों ने तो हमारे को मांस मदिरा खिला दिया। अच्छा खिला दिया तो उनको वहाँ पे रहने नहीं दिया कि भाई तुम तो मांस मदिरा का सेवन करके आए हो, यहाँ पे तो अपने अलाव ही नहीं है ये चीज़ें। फिर उनको उज्जैन से वहाँ से निकलवा दिया। फिर जब वो वापस अपने राजा के पास में आए, यहाँ अपने तंवरों के पास में आके बोला भाई आपने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा, आपने ये मांस मदिरा का सेवन कराने के बाद हमारे तो भाई बंद हमें बैठाते ही नहीं है। तो फिर वहाँ से फिर इनको तंवर जाति के जो राजा हुआ करते थे उन्होंने यहाँ पे इनको ये 12 गांव है, ये तो 12 गांव बताते हैं पंवार हमारे को 12 गांव, ये किनको इनको साल कटारी के अंदर बोल दो चाहे साड़ी को वैसे देते हैं जिस हिसाब से ये जो भिवानी के 12 गांव हैं। हाँ ये पंवारों की जो जागे हैं वो बताते भाई हमारे को 12 गांव मिले हुए हैं, ये 12 गांव इनको इस तरह से मिले हुए। इनका थोड़ी ना रिकॉर्ड मिलता है साल भाई, कहने मतलब राजा महाराजा के पहले टाइम में पड़ता चला करते थे साड़ी को कुछ साल कटारी मान लो चाहे इनाम मान लो चाहे कैसे मान लो, वैसे कुछ दिया करते थे ये उनको इसी। और ये भी यही कहते भाई हमारे को मिला हुआ है। इधर तंवरों का इतिहास तो तंवरों का आप जानते हो, आप कहीं पे भी उठा के देख लो, अगर दिल्ली सल्तनत पे अगर किसी ने शासन किया तो एक तंवर जाति ने ही सबसे ज़्यादा राजपाट किया। तो जिस महाराज जी एक चीज़ जो है और याद आ गई कि जिस प्रकार अगर हम बात करें तो एक कुवावत चलती है, उस कुवावत के हिसाब से जयचंद को कहीं कहीं जो है गद्दार करार दिया जाता है, तो इसके पीछे का आपको कुछ रहस्य का पता है? देखो ये चीज़ें जो ये बात कोई कह सकता है तो कहने वाला भी हम तंवर जाति के, तो हम तंवर जाति के बारे में बता सकते हैं। अब जयचंद के बारे में वो राठौड़ थे तो वो राठौड़ों का राव ही उसके बारे में पूरी संपूर्ण इतिहास बता सकता है, क्योंकि उनके पास वो लिखावटें हैं। अगर आज मैं आपको कुछ भी बताना चाहूँ तो देखो वो संशय के घेरे में, क्योंकि इतना रिकॉर्ड मेंटेन करना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती। ये तो हमारे पूर्वजों की अच्छे कर्म थे, या क्या मानो राजपूत जो रजवाड़ी हुआ करते थे उनकी देन थी जो आज हम ये रिकॉर्ड मेंटेन करते आ रहे हैं। मैं थोड़ी ना कर रहा हूँ, ये तो हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी काम करता चाहिए, हमारा पुश्तैनी काम है। हमें कुछ भी करना हो चाहे नहीं करना हो, लेकिन हमें ये पीढ़ियों का यहाँ पे आके घर पे बैठ के हम वो सारा संपूर्ण काम करते हैं जो हमारे माता पिता हमारे पिताजी और किया करते थे या हमारे दादा परदादा किया करते थे। अच्छा इसमें पंडित जी एक चीज़ और जो मैं पूछना चाहूँगा, जिस प्रकार आपने बता दिया कि भाई जो यहाँ पे तौरों की जो देहली पे आया उनको तौरों का जागा जो है वो काम करेगा, तो उसी प्रकार जो है ये जागे अलग अलग क्यों आते हैं? जिस प्रकार हमारा जागा है वो भी अलग आता है, और आप तो बता रहे हो कि तौरों की देहली पे जो जागा आता है वो हम आएंगे, और हम भी तौरों की देहली पे है तो हमारा अलग क्यों है? उसमें वो कारण ऐसा है कि जैसे कि अगर कोई तंवर जाति का है और वो अपने ननिहाल में चाहे गोदनामा मानो चाहे दहलीज पे चला गया चाहे कैसे भी करके वहाँ पे चला गया, जैसे वो चौहानों के चला गया, तो चौहानों के जाने के बाद में वो गया किन की दहलीज पे? तंवरों की दहलीज पे। अगर वो तंवरों की ज़मीन जायदाद धरा वहाँ का अगर संपूर्ण उसी के नाम है और वो उनका भोग कर रहा है तो उन पे सबसे पहले हक होगा तंवरों के जागे का। वहाँ पे चौहानों का जागे का कोई हक नहीं होता। अगर कोई भी जागा ऐसा नहीं कहेगा, अगर जो जागा अगर ऐसे बात करता है तो समझ लो कि फिर उसके मन में खोट है। वो कहते हैं ना कि भाई चोर की दाढ़ी में तिनका, वो वाली बात हो जाती है। अभी जैसे कि हमारे कोई यजमान है वो चौहान की दहलीज पे चले गए तो फिर वहाँ पे चौहानों का जागे का इतिहास वही लिखेंगे, वहाँ पे जाना फिर हमारा उचित नहीं होता, क्योंकि चौहानों की दहलीज पे जाने के बाद वो वहाँ की ज़मीन जायदाद वो चौहानों का खा रहे हैं या चौहानों का भोग कर रहे हैं वहाँ पे फिर वो तंवरों का तो कुछ लेना देना ही नहीं है। ये तो देखो संशय है, और ये लालच वाली बात हो जाती है कि फिर वो क्या करते हैं कि जो चौहानों के जागे होते हैं वो उनको वहाँ पे भी करते हैं, और वो दहलीज में तंवरों की जाने के बाद वहाँ पे भी चले जाते हैं। तभी तो आज की जनता है, आज के लोग हैं वो इतने जागरूक नहीं है। आज राजस्थान में आप कहीं पे भी देख लो, इतिहास के बारे में अपन बात करते हैं तो ये राजस्थान का नाम सबसे पहले क्यों आता है? क्योंकि वहाँ के लोग
जानते हैं इन बातों को कि भाई जागे क्या होते हैं, भाट क्या होते हैं। आजकल तो भाट बहुत प्रचलित है। इस हरियाणा के अंदर तो इतने भाट हैं कि गांव-गांव के अंदर जागों के अलावा भाट आते हैं। वो क्या करते हैं, 2 पीढ़ी 4 पीढ़ी के भाट रिकॉर्ड मेंटेन कर लेते हैं, फोटो चिपका लेते हैं उस हिसाब से कि साहब हम आपके जागे। अब यहाँ के हरियाणा के राजपूत हैं, वो बहुत कम समझदार लोग हैं, तो वो उस हिसाब से फिर उनको देना शुरू कर देते हैं। वो धीरे धीरे करते करते वो उनके जागे बन जाते हैं। लेकिन जब उनके राजपुरोहित वो राजपुरोहित बन जाते हैं, चाहे पंडित जी मानो, कुछ भी वहाँ पर राजपुरोहित मानो, आप राजपुरोहित बन जाते हैं। हाँ। लेकिन जैसे कभी कोई उनमें घर में समस्या होती है और वो जब अपनी पीढ़ियों का रिकॉर्ड पूछते हैं, 10 20 50 पीढ़ियों का, फिर वो मामला फेल हो जाता है उनके पास, क्योंकि उनके पास इतना ही मिलता है, 2 4 5 पीढ़ियों का, इससे ज़्यादा नहीं मिलता। आज आप हमारे को कहीं से भी पूछ लो, कुछ भी पूछ लो, भाई 1400 गांव कहाँ थे, उससे पहले कहाँ थे, पाटन में थे, आप उससे पहले कहाँ थे साहब, दिल्ली में थे, तो उससे पहले कहाँ थे कि भाई जैसे राजा तुंगपाल जी जैसे तंवर वंश कहलाए, उससे पहले भाई कहाँ थे, भाई कुरुक्षेत्र था, जो राजा कुरु जिसने कुरुक्षेत्र बसाया। आप कहीं से भी पूछ लो, हमारे पास तो पीढ़ी दर पीढ़ी लिखा हुआ मिलता है। बिल्कुल। 280 साल का रिकॉर्ड बता दीजिए। अभी जैसे कि मान लो ये सह है, इस सह गांव का 280 साल पहले का रिकॉर्ड था। देवी सिंह ही हैं जिन्होंने हमारे को पूछा कि हमारे दादा परदादा कौन थे, कौन यहाँ पे आया था, कौन किनका, क्योंकि ये जो सह गांव है, इस सह गांव के अंदर ये जितने भी जाटों के घर हैं, ये सभी के सभी कालवास से इनका निकास है। कालवास से भाई कहने का मतलब है, ये 3 भाई थे, पालू, काड़ू, नाथू, इन तीनों ने 3 गांव बसा लिए थे। फिर कालवास में तो तंवर जाति के कुछ रहा नहीं, ये यहाँ पे चले आए शहर में। 280-85 साल के बाद में इनका रिकॉर्ड यहाँ पे लिखने लग गए। अब यहाँ पे अगर जैसे कि कोई पंवारों का जागा आता है, क्योंकि ये गांव है पंवारों का, अगर यहाँ पे पंवारों का जागा आता तो उसका कोई हक नहीं होता, उसका तो कोई लेना देना ही नहीं है यहाँ पे। लेकिन देखो वो लालच वाली बात है, लोग समझदार कम रहते हैं, इतना जानकार है नहीं कोई हरियाणा के अंदर समझने के लिए कि भाई है ना कि रिकॉर्ड कैसे मेंटेन होता है, कौन कैसे आता है, जागे होते हैं, क्या होते हैं। लोगों को तो बस इतना ध्यान है कि हाँ भाई अपने 2 4 पीढ़ी के नाम मिल गए, हाँ भाई अपना जागा ही। लेकिन जो असली जागा होता है वो तो मतलब जो दूसरे का हक नहीं देगा। नहीं कभी नहीं जाएगा। अगर असली केदार बंशी या मागध बंशी जागा होगा, वो आप हरियाणा में जागा कहते हैं, राजस्थान में रावजी कहते हैं, वो कभी किसी दूसरे जागे का हक के अंदर कभी भी नहीं जाएगा। तो भाई ये जो तमाम जो है जानकारियाँ आप लोगों के साथ में साझा की है, और भी अगर आपको कुछ इस प्रकार की जानकारियाँ चाहिए या कहीं कुछ त्रुटि अगर आपको लगे तो वो कमेंट सेक्शन के अंदर हमें ज़रूर बताएं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीक के साथ में, फिर जितेंद्र जी के साथ में। अगर आप त्रुटियाँ हमें बताते हो या कुछ और पूछना चाहते हो तो नेक्स्ट वीक फिर मिलते हैं जितेंद्र जी के साथ में। तब तक हमारे साथ बने रहे। जय हिंद, जय भारत, सत्यमेव जयते। पानी पियो पहले।